महागठबंधन में कोशिश इस बात की चल रही है कि वो सीटें जहां पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई है उस पर कोई हल निकाला जाए। तेजस्वी गहलोत की मुलाकात हुई है और सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है महागठबंधन की। अशोक गहलोत आज बिहार में है, तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई है और कई ऐसे मामले मुद्दे हैं जिस पर चर्चा अभी भी जारी है, जैसे कि सीएम का चेहरा, जिसमें कांग्रेस में कहीं ना कहीं दो राय देखने को मिली थी। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि कल जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी महागठबंधन की, उसमें इस बात का ऐलान हो सकता है कि इस चुनाव में महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे उनकी तरफ से, और इस पर सहमति बन गई है। जैनेंद्र हमारे साथ हैं। जैनेंद्र, एक मामला यह था कि क्या इसके अनाउंसमेंट होगी कि चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, और दूसरा मामला जो 13 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ था, कोई सहमति बनती हुई दिख रही है? क्या खबरें मिल रही हैं उसको लेकर? बिल्कुल ताबिश, नजरें तो फ्रेंडली फाइट वाली सीटों पर ही थी। हमारे सूत्रों ने बताया है कि इसको लेकर बैठक में चर्चा हुई है और ये हमें सूत्रों ने बताया है कि इस पर बातचीत अभी जारी है। कोशिश ये है कि कल सुबह 11 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके पहले इसको लेकर एक समाधान निकाल लिया जाए और जो संबंधित उम्मीदवार हैं, कम से कम जो जिन 4 सीटों पर कांग्रेस बनाम आरजेडी की स्थिति है अभी, जिनमें भागलपुर की 2 सीटें हैं, इसके अलावा एक सीट नरकटियागंज पश्चिम चंपारण में है और इसके अलावा एक और सिकंदरा सीट है। इस पर जो है उम्मीदवारों के नाम को वापस लेने को लेकर के फाइनल अभी बातचीत नहीं हुई। इसको लेकर बातचीत जारी है, कोशिश जारी है। लेकिन बड़ी खबर जो आपने दर्शकों को बताई, हमारे सूत्रों ने बताया है कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस के तौर पर अनाउंस कल किया जा सकता है, पूरी संभावना है। और इसको लेकर सहमति जो है वो बन गई है और तभी 1 घंटे की जो बातचीत हुई गहलोत और तेजस्वी के बीच, उसमें कृष्णा लवरू जो प्रभारी हैं बिहार कांग्रेस के, वो भी मौजूद थे और एक अच्छे माहौल में बातचीत हुई। तभी तेजस्वी से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत जो है वो कर्टसी विजिट उन्होंने की, लालू यादव से मिले और उन्हें पुल का अभिवादन भी किया और अब एक किस्म से इंडिया गठबंधन बिहार में ये संदेश देने की कोशिश में जुट गया है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। जी अच्छा जैनेंद्र, ये भी बताइए, क्योंकि क्या ये बातचीत सिर्फ आरजेडी कांग्रेस के बीच है? क्योंकि वीआईपी के उम्मीदवार भी हैं कई जगह पर, जो कांग्रेस के सामने भी हैं, आरजेडी के सामने भी हैं, तो उनको भी शामिल किया जा रहा है इस बातचीत में? देखिए, जो असली पेंच है वो कांग्रेस बनाम आरजेडी की सीटों पर है और इसको लेकर बातचीत हो गई है। हमारी वाम दल के नेताओं से जो बात हुई है उनकी भी आज संभवतः खासतौर पर सीपीआई और आरजेडी की और वीआईपी और आरजेडी की भी आज मुलाकात होनी है, बैठक होनी है। और अगर बैठक नहीं होगी तो कम से कम संपर्क किया जाएगा फोन पर ही। और कल चूंकि आखिरी दिन है नाम वापसी का, तो उसके पहले एक समाधान निकालने की कोशिश, क्योंकि वीआईपी बनाम आरजेडी भी 2 सीटों पर है, इसके अलावा सीपीआई बनाम कांग्रेस 1 सीट पर है। तो जो दूसरे चरण की सीटें हैं तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा, जिनमें सबसे ज्यादा 4 कांग्रेस और आरजेडी के बीच है, उस पर तो बातचीत हुई है और बातचीत अभी जारी भी है। बाकी सीटों पर भी समाधान निकालने की कोशिश जो है वो जारी है। बिल्कुल, समाधान निकालने की कोशिश यहाँ पर चल रही है। जैनेंद्र, आप रहेगा हमारे साथ। तेजस्वी से मुलाकात के बाद गहलोत बोले हैं कि 5 से 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है, ये अब भी उनका कहना है। कुछ कंफ्यूजन पैदा कर दिया गया है और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ साफ हो जाएगा। अशोक गहलोत, आपको बता दें, बिहार के दौरे पर हैं और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उनका दौरा माना जा रहा है। अब क्या कोई हल निकल पाएगा कल तक, ये देखना होगा। लेकिन क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी जरा आप देख लीजिए। भाई अच्छी बात हो गई है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर तमाम क्लैरिटी रहेगी, न कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, कोई दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट का परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। भाई कोई दिक्कत नहीं है। रमन हमारे साथ जुड़े हैं। रमन, फ्रेंडली फाइट भी हो जाती है कई जगह पर, गहलोत क्या इशारा कर रहे हैं? मतलब फ्रेंडली फाइट होगी, कोई हल होता हुआ निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से 5 से 6 सीट पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है, उसको लेकर अशोक गहलोत ने आज तेजस्वी यादव से मुलाकात की और उसके बाद तेजस्वी यादव अशोक गहलोत को लेकर लालू आवास पहुंचते हैं और लालू यादव से मुलाकात होती है। संभवतः ये उम्मीद जताई जा रही है कि कल जो है इन सभी सीटों पर आपसी सहमति से जो दूसरे उम्मीदवार है, 1 से ज्यादा जो कैंडिडेट है, उनके नाम वापस लिए जाएंगे और तेजस्वी यादव को संभवतः मुख्यमंत्री चेहरा भी घोषित किया जा सकता है। लेकिन अशोक गहलोत ने साफ कहा है कि इन सब सीटों पर
लोकल मुद्दे भी होते हैं और कहीं कहीं फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है। तो हालांकि ये भी हो सकता है कि 2 से 3 सीट ऐसी हो जहां पर ना कांग्रेस के उम्मीदवार पीछे हो, ना आरजेडी के उम्मीदवार पीछे हो, तो वहां पर सीधा मुकाबला आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में होगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं, लगभग 13 सीट है, तो उम्मीद रहेगी इंडिया गठबंधन की उन सीटों पर एक ही उम्मीदवार दिया जाए एनडीए के सामने, क्योंकि जितनी ज्यादा सीटों पर एक से ज्यादा उम्मीदवार रहेंगे, वोट का डाइवर्जन उतना ज्यादा होगा और इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। तो इसलिए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है, आपसी सहमति बनाने की कोशिश है। वही सहमति बनाने के लिए अशोक गहलोत ने भी लालू यादव से मुलाकात की है और कहा है कि कल जो पूरा पिक्चर है वो क्लियर होगा। तो आज रात तक हमें इंतजार करना होगा कि क्या। चलिए, तो रात तक इंतजार करना होगा। अशोक गहलोत भी कह रहे हैं कि थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाता है। अब ये कंफ्यूजन किस हद तक दूर हो पाएगा ये देखना होगा। लेकिन जैनेंद्र, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी कोई कंफ्यूजन है क्या? जिस तरह का पप्पू यादव की प्रतिक्रिया आई, क्या कांग्रेस में 2 राय है इस बात को लेकर? देखिए, पप्पू यादव का शुरू से ये मानना है और कांग्रेस में भी एक वर्ग है जिसका ये मानना है कि इस चुनाव को कांग्रेस को अपने दम पर लड़ना चाहिए, एक संयुक्त मुख्यमंत्री उम्मीदवार की बजाय। क्योंकि मुस्लिम और यादव तो आरजेडी की वजह से गठबंधन को वोट करते ही हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग को टारगेट किया जाए और इसी वजह से दलित वर्ग से कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया और ये रणनीति कांग्रेस की शुरू से रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि आरजेडी चाहती है कि तेजस्वी यादव, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है और आरजेडी के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव है। पिछले चुनाव में भी उन्हें सीएम अनाउंस किया गया था, तो उन्हें एक बार फिर सीएम अनाउंस किया जाए। इसके जरिए दरअसल आरजेडी की दलील ये है कि इससे उसके जो समर्थक है उनमें जोश आ जाता है और यही वजह है कि इस पर शुरू से आरजेडी दबाव बना रही थी। कांग्रेस सीट बंटवारे के बहाने इस पर बार्गेनिंग कर रही थी। बिल्कुल, इसी बीच एक और बड़ी खबर यहां पर बता देते हैं। कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने तेजस्वी और लालू के साथ अलग अलग बैठक की है। गहलोत ने पहली बैठक तेजस्वी के आवास पर की और यहां पर बिहार के सह प्रभारी कृष्णा अरवरू भी मौजूद थे। इसके बाद तेजस्वी यादव अशोक गहलोत को लेकर राबड़ी आवास पहुंचे, जहां पर लालू यादव के साथ बैठक हुई। तो ये रमन, अलग अलग बैठकें क्यों यहां पर हुई? बिल्कुल 2 बैठक हुई है। पहली बैठक जो है वो तेजस्वी यादव के घर पर हुई जब अशोक गहलोत और कृष्णा अरवरू पहुंचे थे, और दूसरी बैठक जो हुई जब तेजस्वी यादव खुद अशोक गहलोत को लेकर लालू यादव के आवास पर पहुंचे। और दूसरी बैठक के बाद अशोक गहलोत बाहर आते हैं, मीडिया से बात करते हैं और वो बताते हैं कि 5-6 सीट ऐसी सीट है जहां पर जो कंफ्यूजन है, फ्रेंडली फाइट है, उसको लेकर लास्ट कॉल जो है वो लालू यादव और अशोक गहलोत को लेना है। क्योंकि अशोक गहलोत कांग्रेस आला कमान का मैसेज लेकर सीधा बिहार पहुंचे हैं। अभी तक कृष्णा अरवरू बात कर रहे थे तेजस्वी यादव से, लेकिन आज अशोक गहलोत की लैंडिंग होती है और अशोक गहलोत सीधा तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं और उसके बाद सीधी बात वो लालू यादव से करते हैं। यानी कि अब जो फैसला होगा वो दोनों के सहमति से होगा। नहीं तो अगर किसी भी सीट पर अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार उतरते हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि उन सीट पर ना कांग्रेस पीछे हटने को तैयार है, ना आरजेडी पीछे हटने को तैयार है। तो संभवतः 2-3 ऐसी सीट है, क्योंकि बछवाड़ा की सीट जहां पर फ्रेंडली फाइट तो कंफर्म है, उसके बाद और भी सीट्स है जहां पर फ्रेंडली फाइट है। तो ऐसे में ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अशोक गहलोत की मुलाकात के बाद किन किन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार पीछे हटते हैं। लेकिन यहां पर जैनेंद्र, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फ्रेंडली फाइट की नौबत आ रही है वो ज्यादातर वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के सामने पार्टियां हैं। तो यह भी कहा जा रहा है कि ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही होगा अगर यहां पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आती है। तो बिल्कुल ताबिश, आप ठीक कह रहे हैं। जो जिन 12-13 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है उनमें केवल 2 सीटें हैं जिन पर आरजेडी वर्सेस वीआईपी है, बल्कि 3 सीटें कुल मिलाकर आरजेडी वर्सेस वीआईपी वाली। बाकी 10 सीटें हैं जिन पर की कांग्रेस के सामने सहयोगी दलों के उम्मीदवार हैं, जिनमें की 5 सीटों पर कांग्रेस बनाम आरजेडी है, 4 सीटों पर कांग्रेस बनाम सीपीआई है और 1 सीट पर कांग्रेस बनाम आईआईपी है, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, जो सबसे छोटी और सबसे नई पार्टी है, वो भी कांग्रेस को आग दिखा रही है। तो 10 सीटों पर कांग्रेस को अपने सहयोगी दलों के उम्मीदवारों का सामना करना पड़ रहा है और इन 10 में से 2 सीटें ऐसी हैं जो पिछली बार कांग्रेस ने बहुत मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। बाकी सब पर एनडीए ने जीत हासिल की थी पिछले चुनाव में। तो जितनी ये फ्रेंडली फाइट वाली सीटें, ये सारी कमजोर कड़ी साबित होने वाली है इंडिया अलायंस के लिए और खासतौर पर कांग्रेस के लिए। और यही वजह कि इस नुकसान को टालने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए पहले चरण में जो हो गया सो हो गया, दूसरे चरण में ये नुकसान ना हो, विड्रॉल हो जाए लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन से पहले यानी कल से पहले। इसीलिए अशोक गहलोत आनंद फानंद में दिल्ली से पटना, जयपुर से दिल्ली और फिर पटना पहुंचे। उन्होंने एक अहम मुलाकात की है। देखना यही है कि शाम तक क्या कोई तस्वीर साफ होती है, विड्रॉल्स होते हैं और उसमें ज्यादा झुकता कौन है, कांग्रेस या आरजेडी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर इसमें झुकता कौन है, कौन सी पार्टी
यहां पर अपने उम्मीदवार को पीछे लेती है। बहरहाल इस सब पर बीजेपी की भी निगाह है। जो कुछ भी महागठबंधन में चल रहा है उस पर बीजेपी क्या कह रही है यह भी आपको बता देते हैं। बीजेपी का कहना है कि महागठबंधन में घमासान छिड़ा है। तेजस्वी यादव भ्रमित हैं और भ्रमित होकर दावे कर रहे हैं तेजस्वी। हमने घोषणा की और काम भी किया। एनडीए सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया है। जनता के साथ मजाक बंद करें तेजस्वी यादव। आपको बता दें कि आज सुबह से थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कई सारे उन्होंने वादे किए थे, रोजगार को लेकर वादे किए थे और इसी सब को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है तेजस्वी पर। उनका यह कहना है कि वो भ्रमित है और इसी को लेकर वो इस तरह के वादे कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने विशेषज्ञ महानुभाव और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को बुलाया है, ऐसी मीडिया में खबर है। तो मुझे लगता है महागठबंधन के सहयोगियों को पूरा संकेत है कि आने वाले समय में कांग्रेस की कारगुजारियां क्या हो सकती हैं। और मुझे लगता है इस समस्याओं से विचलित होकर, विभ्रमित होकर श्री तेजस्वी यादव अब वो सारी बातें करना शुरू कर दिए हैं जो न सिर्फ उनके दावों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है बल्कि ऐसा लगता है कि चुनावी प्रक्रिया का माखौल उड़ाती है। इससे पहले उन्होंने यह दावा किया था कि हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। कहावत होती है उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए, पर उतनी बात बोलिए जिसका 1/10 भी बजट न होए। यह अगर करके दिखाया है तो तेजस्वी जी ने, और यहां पर यह भी समझ में आता है कि यदि पर्याप्त और उचित शिक्षा न हो तो नेता किस प्रकार की बात करने का प्रयास करता। और आज उन्होंने एक और काम किया। तेजस्वी जी बिहार की जनता के साथ मजाक करना बंद करिए। आपका गठबंधन और गठबंधन की सियासत अपने आप में मजाक बन चुकी है। बिहार बहुत प्रबुद्ध, राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक लोगों का प्रदेश है। यह भगवान बुद्ध का प्रदेश है। इसे बुद्धू बनाने का प्रयास मत करिए। तो आपने देखा बीजेपी निशाना साध रही है। जो घोषणाएं तेजस्वी की तरफ से की गई वो भी आपको बताएंगे कैसे उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान जो है वो कई सारे किए। उधर महागठबंधन के दल आपस में लड़ रहे हैं। ये कहना है चिराग पासवान का, महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। चिराग पासवान भी निशाना साध रहे हैं। जिस तरह से एक हलचल सी मची हुई है महागठबंधन में आपसी सहमति बनाने को लेकर कई सीटों पर, अब बीजेपी एनडीए भी इस पर अब निशाना साध रही है। क्या कहना चिराग पासवान का वो भी आप देखिए। जो गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे, मेरी तो समझ के परे है कि भाई ये लोग कौन सी दुनिया में ये लोग जी रहे हैं। यहाँ पे आज की तारीख में जब दूसरे चरण का नामांकन हो गया है, इस तरीके की बातें करके अपने बिखरे हुए या कोलैप्स गठबंधन के ऊपर जो ये लोग पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, हम जब सरकार में आएंगे, हम जब सरकार में आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। प्रभु आप आइएगा कैसे सरकार में? ऐसा गठबंधन आज तक कभी भारत के राजनीतिक इतिहास में हम लोगों ने नहीं देखा, जहां पे घटक दल एक दूसरे के सामने है। दूसरे चरण का और फाइनल नामांकन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। उसके बावजूद भी अभी भी नहीं पता कि कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है। एक साथ घटक दल कभी एक साथ बैठे नहीं। राहुल जी जिन्होंने इतनी मेहनत की, सब SIR को लेकर लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया, सब किया, वेयर इज ही, है कहाँ वो? कंप्लीटली वैनिश्ड। इतना यहाँ पे गठबंधन में बवाल चल रहा है। क्या ये नैतिक जिम्मेदारी दो बड़े घटक दलों की नहीं थी? तो आपने देखा चिराग पासवान भी निशाना साध रहे हैं। उधर आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हुआ है। आरजेडी को मोहनिया में एक बड़ा झटका लग गया है। यहां से पार्टी की प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक उन पर गलत जाति प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षण का लाभ लेने का आरोप लगा है और इसके चलते उनका पर्चा रद्द किया गया है। तो एक झटका यहां पर लग गया है आरजेडी को। और यहां मोहनिया से आरजेडी की जो उम्मीदवार थी प्रत्याशी उनकी श्वेता सुमन, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। और इसकी वजह यह है कि गलत जाति प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षण का लाभ लेने का आरोप उन पर लगा है। लेकिन मेरा नहीं हुआ।
क्यों? क्योंकि भाजपा को और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आने से डर है, इसलिए वो अन्याय कर रहा है। अभी सोच लीजिए कि जब व्यक्ति को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में उसको ये अधिकार नहीं है, तो आप सोचिए कि जब उनकी सरकार आएगी पूरी तरीके से तो वो क्या करने वाले, बिहार का नाश करने वाले हैं। वो अब आरोप लगाया गया था कि मेरा जाति प्रमाण पत्र, मैं यूपी की हूँ, मेरा जाति प्रमाण पत्र यूपी का नहीं होकर के मैं यहाँ की मूल निवासी नहीं हूँ, जबकि मैं 20 सालों से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। और आप भी आ जाइए। नहीं तो आपने देखा श्वेता सुमन नेता आरजेडी की, इनका पर्चा यहाँ पर रद्द कर दिया गया है, जिसको लेकर आरोप लगा रही थी कि मूल निवासी नहीं है, ये इनको बताया गया है। जाति प्रमाण पत्र को लेकर ये पूरा मामला है।